Good morning, everyone. Now, let's resume our previous topic, resonance. तो लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चालू था, रेजोनेंस, हम रेजोनेंस के पार्ट की ही स्टडी कर रहे थे. तो रेजोनेंस का जो पार्ट हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो लास्ट जो स्टडी किया था वो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट स्टडी किया था. तो मैंने आपको बताया था मेसोमेरिक इफ़ेक्ट इज़ ए पार्ट ऑफ रेजोनेंस which include direction of delocalization. मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस का ही पार्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को इन्वॉल्व करते हैं. और सिंपल रेजोनेंस की अगर हम बात करते हैं तो रेजोनेंस के अंदर हम केवल डिलोकलाइजेशन चेक करते हैं कि डिलोकलाइजेशन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में हो रहा है. इसका हमको कोई मतलब नहीं होता है. हमको मतलब किस तरह किसका होता है कि हाँ डिलोकलाइजेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. लेकिन अगर हम बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की, तो मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर हमको डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस भी कंसिडर करना होता है. अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज कर रहा है इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर रिलीज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप. और उसके इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट. और अगर कोई एटम या फिर ग्रुप रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस एम इफेक्ट और निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट. तो ये पार्ट हम लोगों ने स्टडी किया था. तो आज रेजोनेंस के पार्ट को ही थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेकर के जाते हैं और आज हम स्टडी करते हैं क्या, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड which is also a part of resonance. Aromatic and anti-aromatic compound also considered to be resonating compound or compounds having resonance. तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर भी हमको क्या चेक करना है कि कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस हो रहा है या फिर रेजोनेंस नहीं हो रहा. वही सारी चीज़ें हमको यहाँ पर भी चेक करनी है. ओके, तो अभी हम क्या देखते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, अब अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हो जाएंगे, कंपाउंड्स विच ओबे हक्कल रूल्स, हक्कल्स रूल आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड. ऐसे सारे कंपाउंड जो हक्कल रूल को ओबे करते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं. ऑर्गेनिक compounds which obey Huckel's rule are called aromatic compound. तो जो भी कंपाउंड हकल रूल को ओबे करते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं. तो कौन कौन सी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होंगे एंड व्हाट इज द हकल रूल, तो वो सारी चीजें अभी हम यहाँ पर देखते हैं. सॉरी, तो इसी के अंदर आता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. सबसे पहली जो नेसेसरी कंडीशन है, जो कंडीशन होनी चाहिए, वो क्या आती है, मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर. मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए. अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक और प्लेनर नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकता. मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर
साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए, ये उसकी नेसेसरी कंडीशन आती है। नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशन क्या आती है, जो हमको फुलफिल, जो कंपाउंड को फुलफिल करनी ही है, molecule must have complete conjugated सिस्टम। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। ईच एटम, रिंग का जो ईच एटम है वो कॉन्जुगेशन का पार्ट होना चाहिए। अगर कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है तो आप उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल must have for n plus 2, molecule must have 4n plus 2 delocalized pi electrons. Molecule must have 4n plus 2 delocalized pi electrons, and where n is equal to 0, 1, 2, 3 so on। n क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू इंक्लूडिंग 0। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी जिसके अंदर आप 0 को इंक्लूड करके चलोगे। तो अब यहां पर इफ वैल्यू ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं। n की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो यहां पर तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू को अगर आप 3 रखते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2, 6, 10, 14, इस तरह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, जो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये कंडीशंस हैं तो उस कंपाउंड को, उस मॉलिक्यूल को आप क्या बोलने वाले हो, एरोमेटिक कंपाउंड या फिर एरोमेटिक मॉलिक्यूल बोलने वाले हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी इसका, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, मान लो आपको क्या दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है, ठीक। अगर इसके अंदर मैं डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करता हूं, कंडीशंस, जो कंडीशंस हम लोगों ने अभी देखी है वो कंडीशंस देखते हैं। मॉलिक्यूल साइक्लिक है, बिल्कुल मॉलिक्यूल साइक्लिक दिया हुआ है। मॉलिक्यूल प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, क्योंकि ईच कार्बन एटम क्या दिया हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ईच कार्बन एटम क्या दिया हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, तो डिलोकलाइज्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं, 6 हैं। अब 4n प्लस 2 के अकॉर्डिंग भी हम चेक कर लेते हैं, यूजिंग n इज इक्वल टू 1। अगर हम n इज इक्वल टू 1 यूज करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहे हैं और बाकी की जो लिमिटेशंस थी, जो कंडीशंस थी वो भी फुलफिल कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपका एरोमेटिक आ जाएगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सपोज करो आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, यहां पर ये दिया हुआ है, तो अब
कंपाउंड आपका साइक्लिक है, कंप्लीटली साइक्लिक दिया हुआ है, और ईच कार्बन एटम आपका कॉन्जुगेशन में भी है। रिंग के अंदर जो एटम्स हैं वो सारे कॉन्जुगेशन, ये sp2, ये sp2 और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अब हकल रूल के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेते हैं। 4n+2 के अकॉर्डिंग, 4n+2 के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड हैं। यूजिंग n इज इक्वल टू 0, अगर मैं n की वैल्यू 0 यूज करता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है? हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं हम। ओके, ये मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, इसके अंदर अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करता हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, निगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कॉन्जुगेशन में दिए हुए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई यहाँ पर? ये वाला जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम कॉन्जुगेशन में नहीं है। इसका मतलब पूरे के पूरे रिंग के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक कभी भी नहीं हो सकता, चाहे इसके अंदर हकल रूल के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो। हकल रूल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कंप्लीट रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर कंप्लीट रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है तो आप इस कंपाउंड को, इस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक नहीं बोलने वाले हो। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कंडीशंस देखनी है कि कौन सा आपका एरोमेटिक होगा और कौन सा आपका नॉन एरोमेटिक आने वाला है। ओके, तो मैं अभी रफ करता हूं इसको। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करता हूं, जो कंडीशंस मैंने एरोमेटिक के लिए ली थी, सेम वही कंडीशंस यहां पर भी आ जाएंगी। क्या? मॉलिक्यूल must be planar and cyclic। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, मॉलिक्यूल must have complete कॉन्जुगेशन। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, पूरे के पूरे रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल मस्ट हैव 4n delocalized pi इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए? 4n डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही आने वाली है, 0 को आप इंक्लूड नहीं करोगे। 1 2 3 4 इस तरह से सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी n के लिए। तो अब अगर यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं,
वैल्यू ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, तो जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 4 के मल्टीपल में आ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हमेशा क्या आ जाएंगे, 4 के मल्टीपल में आ जाएंगे, लाइक दिस वन, 4, 8, 12, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स 4 के मल्टीपल में आ जाएंगे। तो ये जितने भी कंपाउंड्स ऐसे होंगे वो सारे के सारे कंपाउंड्स क्या आ जाएंगे, आपके एंटी एरोमेटिक आ जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक की जो कंडीशंस है सारी कंडीशन सेम है, बट जो डिफरेंस आता है वो डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स में आता है। जो डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए 4 के मल्टीपल में आने चाहिए। ठीक, एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने यहां पर ये मॉलिक्यूल लिया साइक्लोब्यूटाडाइइन, तो मॉलिक्यूल आपका रेजोनेंस में दिया हुआ है, यानी कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन है और साइक्लिक भी है। तो अकॉर्डिंग टू 4n रूल, 4n रूल के अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू 1, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 यूज करता हूं यहां पर तो क्या आ जाएगा, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू का 4। डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके, 4 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक, तो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, कंपाउंड क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक। तो आपको चेक क्या करना है, यही चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एग्जांपल लिया हुआ है यहां पर। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां पर ऑब्जर्व करता हूं, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं चेक करता हूं तो यहां पर डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 and 2, 4 डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 दिए हुए हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में नहीं है। ये जो कार्बन एटम दिया हुआ है ये कार्बन एटम कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर ये कार्बन एटम कॉन्जुगेशन में नहीं है तो आप इसको एंटी एरोमेटिक नहीं बोल सकते हो। एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि पूरे के पूरे रिंग के अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए रिंग के अंदर, तभी आप उसको क्या बोलोगे, एरोमेटिक बोलोगे या फिर एंटी एरोमेटिक बोलोगे। तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक। जितने भी जो भी कंपाउंड्स आपके एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में नहीं आते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, आपके नॉन एरोमेटिक आ जाएंगे। क्लियर हो पॉइंट? ओके, तो अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। Which of the following will be aromatic, anti aromatic, नॉन एरोमेटिक? तो जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनमें से कौन सा एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा, वो आपको बताना है। तो एक बार यहाँ पर मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे सबसे पहला ए,
ये कंपाउंड दिया हुआ है बी. ओके, नेक्स्ट वन सी. डी. ई. एफ. जी. एच. आई. जे. के. एल. एम. एन. एन. एम एन ओ. पी. क्यू. आर. Okay, try to solve these questions. Okay, now let's discuss answer of these questions. First one, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, एरोमेटिक आ जाएगा, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है. यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स. 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो एंटी एरोमेटिक. अगेन नेक्स्ट वन, 2 इलेक्ट्रॉन्स बट कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, नॉन एरोमेटिक. अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बट कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, नॉन एरोमेटिक. नेक्स्ट मॉलिक्यूल कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिया हुआ है 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा. अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक. दिस वन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, एंटी एरोमेटिक. नेक्स्ट वन कंप्लीट कॉन्जुगेशन बट 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक. 2 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 6 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या आ जाएगा आपका, एरोमेटिक. अगेन ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर दिए हुए हैं, 2 लोन पेयर्स दिए हुए हैं. तो अब आप लोग अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये मत सोचना कि 4 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए
और 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के डिलोकलाइज हो जाएंगे, तो टोटल 8 हो गए। तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। तो जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होंगे तो एट ए टाइम केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होंगे, 2 से ज़्यादा डिलोकलाइज नहीं होंगे। तो 2, 4 एंड 6 एरोमेटिक। अगेन दिस वन, नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, एरोमेटिक। दिस वन ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर। तो अभी अभी यहां पर बोला एट ए टाइम केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड, बट कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट, लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, 2, 4, 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, एरोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट वन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिया हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, तो एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट वन, यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज गिवन नहीं है, लेकिन जो आपको बोरॉन एटम दिया हुआ है, बोरॉन एटम के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो यहां पर ये जो कंडीशन दी हुई थी, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज का मतलब भी क्या हुआ, वैकेंट पी ऑर्बिटल ही तो हुआ। तो यहां पर वो बोरॉन एटम दे दिया जिसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जाएगा, एरोमेटिक। यहां पर साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, तो देखने में लग रहा है 8 इलेक्ट्रॉन से, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, तो क्या होना चाहिए आपका, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या आने वाली है इसके अंदर, ये जो आपका बॉन्ड एंगल दिया हुआ है, ये बॉन्ड एंगल क्या होता है आपका, अराउंड 135 डिग्री का होता है। अराउंड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल आ गया कितना, अराउंड 135 डिग्री। बॉन्ड एंगल अगर अराउंड 135 डिग्री आता है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एंगुलर स्ट्रेन हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने एंगुलर स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा थोड़ी सी। और जब ये अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करेगा तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, कुछ इस टाइप की हो जाएगी। इस टाइप की बाथ टब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। और ये जो बाथ टब लाइक स्ट्रक्चर बन गई तो अब ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकते हैं। अगर एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकते हैं तो क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। ओके, इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स आने पर मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, तो क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये वाले जो हाइड्रोजन है, इन 2 हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। और उस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे। तो ये जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स आपके आउट ऑफ द प्लेन हो गए, तो मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक। अब जो नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपको नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन में क्या किया, ये जो आपके हाइड्रोजन एटम्स थे, इन हाइड्रोजन एटम्स को आपने रिमूव कर दिया। जब आपने हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद बॉन्ड बना दिया, तो अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस के जो स्टेरिक हिंड्रेंस का कारण था, रीजन था, उस रीजन को ही आपने रिमूव कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना है कि कौन सा एरोमेटिक होगा और कौन सा एंटी एरोमेटिक और कौन सा आपका नॉन एरोमेटिक आ जाएगा।
तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये आपका एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का। ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं, अभी हम केवल बस थोड़ा सा एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। अभी बस हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन देखने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के ऊपर। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं कार्बोकैटायन कार्बन आयन, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो उससे फिर हम क्या करने वाले हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि स्टेबिलिटी पर किस तरह का वेरिएशन आता है। तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होने वाला है, जो कार्बोकैटायन एरोमेटिकली स्टेबलाइज्ड है, वो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद साइक्लिक नॉन एरोमेटिक, उसके बाद कौन सा आने वाला है, साइक्लिक नॉन एरोमेटिक। और सबसे लीस्ट क्या आ जाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक। तो जो कार्बोकैटायन है सबसे ज्यादा एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, फिर आपका आएगा साइक्लिक नॉन एरोमेटिक, और फिर आपका आ जाएगा कौन सा, एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। तो देखते हैं अभी हम यहां पर इसको, जैसे ये दिया हुआ है और एक आपको दे दिया ये कंपाउंड, और एक मॉलिक्यूल आपको दे दिया ये। तो अब हमको क्या करना है, इन तीनों कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, ए बी सी। ठीक, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आप जनरल रूल को फॉलो कर रहे हो, यानी कि जो जनरल कंसेप्ट है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो, या फिर जो रेजोनेंस का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर आप उस जनरल कंसेप्ट को ही फॉलो कर रहे हो, तो आप क्या बोलने वाले हो, सर बी के अंदर सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड परसेंट है, तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ए और सी दोनों सेम स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम आ रही है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। तो एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं, उससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो सबसे पहला हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा है। वो कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का होना ज़रूरी होता है, या फिर ऑर्बिटल की मिक्सिंग का होना ज़रूरी होता है। और जब भी ऑर्बिटल मिक्स होंगे, मान लो कि आपने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया, तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद क्या फॉर्म करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करने वाले हैं। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही क्या फॉर्म होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्म होने वाले हैं। तो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, टू टाइप्स के आते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एनर्जी कम होती है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। तो वही कंसेप्ट अब हम क्या करने वाले, यहां पर थोड़ा सा यूज करने वाले हैं। तो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, बेंजीन, ये मैंने यहां पर बेंजीन लिया। बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड परसेंट है, 3 पाई बॉन्ड परसेंट है, यानी कि एक एरोमेटिक का एग्जांपल ले लिया और एक एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल ले लेते हैं।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, बेंजीन को ड्रॉ करते हैं, और एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो सिंपलेस्ट होता है, कौन सा, साइक्लोब्यूटाडाइईन, इसको ड्रॉ करते हैं। दोनों को मॉलिक्यूलर लेवल पर लेकर के, यानी कि बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके क्यों लीस्ट स्टेबल होते हैं। दोनों को ही वन बाय वन हम कंपेयर कर लेंगे। तो ये इस तरह से लिया हुआ है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा बेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसको। ओके, तो अब अगर मैं इसकी ऑर्बिटल ड्रॉ करता हूं, तो एक ऑर्बिटल, यहां पर ऑल 6 ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ये 2 ऑर्बिटल ओवरलैप्ड, ये 2 ऑर्बिटल ओवरलैप्ड, और ये 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप्ड, इस तरह से। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये 2 ऑर्बिटल ओवरलैप्ड, इस तरह से। ठीक, अब अगर मैं इनके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करता हूं, तो बेंजीन के अंदर कितने ऑर्बिटल इंक्लूड हो रहे हैं, टोटल 6 ऑर्बिटल्स। तो 6 ऑर्बिटल्स को मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं यहां पर। ठीक, 3 ऑर्बिटल्स। अब अगर मैं यहां पर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करता हूं, तो क्या आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो कुछ ऐसा आता है। अगर आप बेंजीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हो तो कुछ इस टाइप से आता है। तो ये कौन सा लेवल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको एटॉमिक लेवल, यानी कि इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है ये वो लेवल दिया हुआ है। अब ये और 6 ऑर्बिटल्स को आपने मिक्सअप किया, मिक्सअप करने के बाद ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो ये आपके बॉन्डिंग आ जाएंगे, ये आपके एंटी बॉन्डिंग आ जाएंगे। अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, तो इस तरह से आप क्या कर दोगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दोगे। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो अभी एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के कंपैरिजन में क्या है, कम एनर्जी दी हुई है। तो इसलिए ये जो कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, यानी कि इतनी एनर्जी क्या हो जा रही है, रिलीज हो जा रही है। तो इसलिए क्या हुआ, स्टेबल हो जाता है। ओके, अब मैं बात करता हूं किसकी, जो हमने एंटी एरोमेटिक साइक्लोब्यूटाडाइईन लिया हुआ है, साइक्लोब्यूटाडाइईन को हम किस तरह से अभी कंपेयर करते हैं वो देखते हैं। इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर मैं साइक्लोब्यूटाडाइईन के 4 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करता हूं, तो इसके 4 ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह के आते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये 2 ऑर्बिटल्स आ गए। अब बाकी के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं
वो दो ऑर्बिटल्स आपके यहीं पर होते हैं, जो बाकी के दो ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल स्टेबलाइज्ड हुआ, दूसरा ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज्ड हुआ, और जो बाकी के दो ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेरेटिव ही होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल ही होती है। अब आपको क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर फिलअप करने हैं। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके यहां पर आ गए। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप फिलअप करने वाले हो वो कहां पर फिलअप करने वाले हो, ये जो 2 ऑर्बिटल है इसमें ही तो आप फिलअप करोगे। अब जरा इन दोनों की एनर्जी को कंपेयर करो। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन की स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ रही है और यहां पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ रही है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे अनपेयर्ड है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक, और एनर्जी भी काफी ज्यादा दी हुई है। तो इसीलिए जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो रिलेटिवली कम स्टेबल होते हैं, और एरोमेटिक वाले कंपाउंड क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी का स्टेबलाइजेशन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ज्यादा होता है कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसलिए एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक कम, और नॉन साइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी क्या हो जाएंगे, इनसे ज्यादा स्टेबल ही आने वाले एंटी एरोमेटिक से। क्लियर? ओके, तो यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कम क्यों स्टेबल होते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आता है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट स्टडी करते हैं। तो जो अपना रेजोनेंस वाला इफेक्ट था वो अपना यहाँ पर एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के साथ क्लोज होता है, जो रेजोनेंस का कंसेप्ट था। यानी कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलो या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर सबसे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी किया, फिर उसके बाद हमने रेजोनेंस को स्टडी किया। रेजोनेंस के अंदर ही हमने मेसोमेरिक एंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को स्टडी किया। तो अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं वो क्या स्टडी करने वाले, हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, कोई रियल एग्जिस्टेंस इस कंसेप्ट का नहीं होता है। इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन हम क्यों यूज करते हैं, जिन कंसेप्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो अगर यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कौन सा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस वर्ड तो यूज हो रहा है ना, लेकिन नो बॉन्ड के साथ, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा होगा बट फिर भी रेजोनेंस हो रहा होगा। तो इसका मतलब जो कंडीशंस रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुई होंगी वही कंडीशन हमको यहां पर भी यूज करनी है। तो इसके लिए लिमिटेशन क्या आ जाएंगे, सबसे पहले क्या आना चाहिए, देयर शुड बी एट लीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्या होना चाहिए, देयर शुड बी एट लीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए कम से कम। सेकंड, देयर शुड बी एट लीस्ट वन sp2 hybridized carbon atom and that carbon atom
मे बी ए कार्बोकेटायन और ए पाई बॉन्डेड सिस्टम। क्या हो सकता है? कार्बोकेटायन भी हो सकता है या फिर वो आपका पाई बॉन्डेड सिस्टम भी हो सकता है। पाई बॉन्डेड सिस्टम मींस एल्कीन भी हो सकता है या फिर कार्बोकेटायन हो सकता है। ठीक। सेकंड, देयर शुड बी एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उसके अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। जैसे कि सपोज करो आपको ये दिया हुआ है, और एक बात और ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जिस तरह से प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं या फिर प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इसी तरह से यहां पर भी क्या होते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ही होता है। ओके, तो अब देखते हैं यहां पर, देखो यहां पर क्या होने वाला है, ये जो आपका, इसको भी मैं चलो और क्लियरली ले लेता हूं। ये दिया हुआ है और ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को मैं किस तरह से ले लेता हूं, यहां पर इस तरह से ऑर्बिटल के फॉर्म में ले लेता हूं। भाई वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब पॉजिटिव चार्ज ही तो हुआ। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हुआ, कार्बोकेटायन भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। तो अब क्या होने वाला है, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई इसके पास बहुत ज्यादा, तो ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो कहां से एक्सेप्ट करेगा, ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड दिया हुआ है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, ये जो आपका वैकेंट ऑर्बिटल है उस वैकेंट ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये मत सोचना कि सर ये तो इसकी पैरेलल भी नहीं है तो फिर आपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों डोनेट करा दिया, और सर ये तो सिग्मा बॉन्ड है ये क्यों डोनेट। भाई हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, जो नॉर्मल रेजोनेंस वाली कंडीशंस अपनी यूज होती हैं, जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं है, सेम वो कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होने वाली है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम। जो एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी आती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट यूज किया हुआ है। यहां पर केवल ये वाला हाइड्रोजन नहीं, ये वाला हाइड्रोजन भी डोनेशन में जा सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी डोनेशन में जा सकता है। तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट p ऑर्बिटल को दे सकते हैं। तो जितने भी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा आ जाएगा। यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो इधर शिफ्ट होने पर क्या कंडीशन आएगी वो भी देख लेते हैं। H ये हुआ और यहां पर दोनों के बीच क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ गया और H+। H को आपको रिमूव नहीं करना है, H की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों, अब देखो यहां पर क्या कोई बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला मैंने, नो बॉन्ड बोला। और रेजोनेंस क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से डिलोकलाइज्ड होते हैं, कौन से डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं। अब अगर मैंने इसको रेजोनेंस बोल दिया तो रेजोनेंस की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, पोजीशन ऑफ ऑल न्यूक्लियाई शुड रिमेन सेम।
जितने भी एटम्स हैं सबकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन को मैंने चेंज यहां पर नहीं किया है। तो अभी तो मैंने इसका डिलोकलाइजेशन कराया इस हाइड्रोजन का, मैं इस वाले हाइड्रोजन का भी करा सकता हूं, मैं इस वाले हाइड्रोजन का भी करा सकता हूं। तो एक चीज और देखो यहां पर, जो पहले ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो ये वाला हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुए तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो गई, यानी कि इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो उस इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की वजह से इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कुछ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा आ जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा आएगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? और एग्जांपल देख लेते हैं अभी। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल मिथाइल कार्बोकैटायन CH3H H पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड अगेन यहां पर ये आ गया। तो अगर आप यहां पर चेक करते हो, ये आपका कार्बोकैटायन अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, यहां पर अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो extent of hyper conjugation, extent of hyper conjugation यानी कि कितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे क्या हो जाएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा आ जाएगा। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। याद रखना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। हाइपर conjugation is an electron releasing effect। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो अभी जो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को ऑब्जर्व किया, किसके अंदर ऑब्जर्व किया, कार्बोकैटायन के अंदर ऑब्जर्व किया। तो अब एक चीज मैं यहां पर और बता देता हूं, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, कंपटीशन में पूछा हुआ एक बार क्वेश्चन, तो इसको मैं अभी रफ करता हूं। जो अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था, एक एग्जांपल लिया था, सबसे पहला जो एग्जांपल लिया था, ये, और यहां पर मैंने क्या लिया था, वैकेंट ऑर्बिटल ड्रॉ किया था, या फिर आप इसको क्या बोलो, पॉजिटिव चार्ज, और मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराई थी इस तरह से। तो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विच टाइप ऑफ डिलोकलाइजेशन इज अकरिंग इन दिस मॉलिक्यूल। ये जो यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इस मॉलिक्यूल के अंदर किस टाइप का डिलोकलाइजेशन हो रहा है।
ठीक, तो अगर यहां पर मैं चेक करता हूं ये क्या है सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, तो आप क्या बोलोगे कि जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है सिग्मा टू पी ऑर्बिटल हो रहा है। ये क्या है वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो डिलोकलाइजेशन कहां से हुआ इलेक्ट्रॉन का सिग्मा टू पी ऑर्बिटल डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन से इलेक्ट्रॉन का कहां से डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा सिग्मा टू पी ऑर्बिटल डिलोकलाइजेशन हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये तो कार्बोकैटायन का एग्जांपल था, अब हम एग्जांपल लेते हैं किसका एल्कीन का एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमको एल्कीन दिया हुआ है तो उसके अंदर हम हाइपर कॉन्जुगेशन को किस तरह से चेक करेंगे। ये आपका क्या दिया हुआ है एल्कीन दिया हुआ है प्रोपीन, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। इस कार्बन का भी अल्फा कार्बन हो सकता है या फिर इसका भी हो सकता है, वो फर्क नहीं पड़ता, या फिर दोनों एंड पर भी हो सकता है। तो अगेन यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मुझे फिर से क्या दिया हुए होंगे, ये जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड दिया हुआ है यहां पर ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे इस तरह से, ये ऑर्बिटल दिए हुए होंगे तभी तो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो अगेन क्या होगा यहां पर, ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर यहां पर अगर मैं इनको इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ये जो पाई बॉन्ड दिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन उसके पास शिफ्ट हो जाएंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बन करके आएगी वो ये आ जाएगी। अब यहां पर इधर शिफ्टिंग हो रही है तो यहां पर क्या आ जाएगा पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और यहां पर ये जो ऑर्बिटल है, एक सेकेंड, और ये जो ऑर्बिटल है यहां पर इस ऑर्बिटल के अंदर क्या आ जाएगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रहने वाला है। क्लियर, तो ये क्या हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। या फिर अभी तो ऑर्बिटल डायग्राम में दिया हुआ है, अगर मैं इसको सिंपल टर्म में लिखूं जिस तरह से आपको जनरली मिलने वाला है, या फिर जिस तरह से आप लिखोगे तो वो ये आ जाएगा। ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन लिया हुआ है मैंने, ये यहां पर सिंपल रिप्रेजेंटेशन लिया, तो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। अभी मैंने इसको शिफ्ट कराया, मैं इसको शिफ्ट करा सकता हूं, मैं इसको शिफ्ट करा सकता हूं, मैं दोनों में से तीनों में से किसी भी हाइड्रोजन को डिलोकलाइज करा सकता हूं। अगेन विच टाइप ऑफ डिलोकलाइजेशन इज अकरिंग, विच टाइप ऑफ delocalization is occurring। तो किस टाइप का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ये तो अभी हमको पता है कौन सा, कि सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, बट किसके अंदर हो रहा है, कौन से ऑर्बिटल के अंदर डिलोकलाइजेशन हो रहा है। अब आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, सर इसमें कौन सी सोचने वाली बात है, पाई बॉन्ड के अंदर तो डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा टू पी डिलोकलाइजेशन। एकदम रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगर आपने यहां पर बोल दिया क्या कि सिग्मा टू पाई ऑर्बिटल डिलोकलाइजेशन हो रहा है, एकदम रॉन्ग आंसर होगा आपका। क्यों, क्योंकि ये जो पाई ऑर्बिटल है इस पाई ऑर्बिटल के अंदर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को बेयर कर सकता है, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन्स को बेयर कर सकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट हैं तो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आप कहां से दे सकते हो उसके अंदर। तो डिलोकलाइजेशन कहां पर होगा वो मैं देखो आपको बताता हूं। मान लो
एक ऑर्बिटल ये था और एक ऑर्बिटल ये था, ठीक। दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होकर के क्या बनाएंगे, दो ऑर्बिटल है तो दो ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो जो ऑर्बिटल बनकर के आएंगे वो भी कितने आने वाले, दो ही तो आएंगे। तो एक बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल और दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, ठीक। दूसरा क्या आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल आ जाएगा। भाई अगर दो ऑर्बिटल को आप मिक्सअप करते हो तो दो ही ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, ये आपका पाई बॉन्डिंग और ये आपका पाई एंटी बॉन्डिंग। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करोगे पाई बॉन्डिंग के अंदर तो आप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फिलअप कर चुके हो, जो एंटी बॉन्डिंग है वो तो वैकेंट है। तो जब आप इस वाले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराओगे तो ये कहां पर जाएगा, बॉन्डिंग में जाएगा क्या, कभी नहीं जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरे हुए हैं, कहां पर जाएगा, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किसका, बेसिक कंसेप्ट का, कि बेसिक कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है यहां पर। तो डिलोकराइजेशन हो रहा है, तो पाई बॉन्ड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल्ड है तो उसके अंदर तो आप और इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, जो ऑर्बिटल वैकेंट होगा, और वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर चले जाएंगे। क्लियर पॉइंट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का, जैसे अभी यहां पर ये वाला कंसेप्ट मैंने लिया हुआ है, इस कंसेप्ट को लेकर के अगर मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करूं तो क्वेश्चन को मैं किस तरह से फ्रेम कर सकता हूं, ओके। तो कंपेयर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को कंपेयर करना है आपको, और एक्स एंड वाई क्या है, CH3 CH2X डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, CH2 CH2Y, यानी कि इथीन का पाई बॉन्ड और प्रोपीन का पाई बॉन्ड, इन दोनों पाई बॉन्ड की लेंथ को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और किसकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो किस तरह से कंपेयर करेंगे, देखो ये वाला जो कंपाउंड दिया हुआ है, ये वाला जो एल्कीन दिया हुआ है, अगर इस एल्कीन को मैं ड्रॉ करता हूं इस तरह से, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। और जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो ये जो डबल बॉन्ड दिया हुआ है, इस डबल बॉन्ड के अंदर क्या आ जाएगा, कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। किसकी वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। यहां पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहने वाला है। लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो उस सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर के आने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कुछ बॉन्ड लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट। अगर इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई और इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कितनी होगी, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा आ जाएगी। जितना ज्यादा आपका यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगी, उतनी ही ज्यादा आ जाएगी। अभी 3 दिए हुए, 6 होते तो बॉन्ड लेंथ और ज्यादा हो जाती, आपके 9 होते बॉन्ड लेंथ और ज्यादा हो जाती, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहां पर आपको दिए होंगे। तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन y। ठीक, तो इस तरह से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है एल्कीन या एल्काइन का, तो उसको लेकर के आप कंपेयर कर सकते हो।
वेल आज हाइपर कॉन्जुगेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन अपना फिनिश होता है। अब क्या आता है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं उन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स का एप्लीकेशन आता है कि बाकी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पर या फिर बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन के अंदर इन सभी इफेक्ट्स को हम अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो अब हमको क्या करना है, इनका एप्लीकेशन स्टडी करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करते हैं, इनके एप्लीकेशन को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं और कुछ इनके मिक्सअप क्वेश्चंस स्टडी करते हैं। वेल तो आज के लिए क्लोज करते हैं लेक्चर। थैंक्स।